हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन एस मैगजीन के अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को कंप्लीट करा दिया है। आज से हम तीसरा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि ये मैगजीन लंबी है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, चूंकि सब चीज़ों को समझना भी है और मैगजीन लंबी होने के कारण इसे रेगुलर पढ़ना है और इसको आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा। कोई छुट्टी नहीं होगी, संडे को भी ऑफ नहीं होगा। मतलब हर पूरे महीने जो है इस मैगजीन को कंप्लीट कराना है। चूंकि 170 पेज का ये मैगजीन है तो डेली 2-3 आर्टिकल ही कंप्लीट कराते हैं कि आराम आराम से आधे आधे घंटे में ही जो है आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अपने आर्टिकल को। आर्टिकल 1.3 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि विधेयक 2023। चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि विधेयक 2023 को पेश कर दिया। किसमें पेश किया? राज्यसभा में, यानी लोकसभा से वो पारित हो चुका है। यह विधेयक क्या है कि चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें कार्य संचालन अधिनियम 1991 को क्या करता है? निरस्त करता है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस एक्ट जो है, ठीक है, 1991 को क्या करता है? ये निरस्त कर देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना है, सेवा शर्तों को तय करना है, पदावधि को क्या करना है? विनियमित करना है। इससे क्या हुआ? इसमें चुनाव आयोग के कार्य संचालन, उससे संबंधित या उससे अधीन आने वाले जो विषय होंगे उसकी प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जो मैंने टर्म को हाईलाइट किया है, प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को, उससे कार्य संचालन को क्या किया गया है? उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन की उसकी नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 324 के अनुसार क्या किया गया है? आर्टिकल 324 ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी दोनों के लिए, तीनों के लिए। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट आपको ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इसको आपको मेंस में भी लिखना पड़ सकता है, प्री में तो डायरेक्ट पूछ ही देगा। तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर क्या करता है? निर्धारित करता है। मतलब आप समझ लीजिए इसमें कि आर्टिकल 324 ये कहता है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, होते हैं जितने राष्ट्रपति क्या करता है? समय समय पर निर्धारित करता है। यानी कौन करता है निर्धारित? राष्ट्रपति करता है। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 324 में। अब आती है कि अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही सकता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में 100% संभावनाएं हैं कि प्रीलिम्स के अगले एग्जाम्स में ये सवाल आएगा। किसी भी आरओ में भी पूछ सकता है। ये अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक भारत का राष्ट्रपति क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर एक समिति की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, जो इसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है, इसकी नियुक्ति करेगा। कौन इस समिति में शामिल होगा? इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, यदि कोई विपक्ष का नेता लोकसभा का नहीं है, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने तक क्या था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करती थी? केंद्र सरकार की सिफारिश करती थी, सिफारिश पे राष्ट्रपति करता थे। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो उसके पहले कौन करता था कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो करता था, किसकी सिफारिश पर? केंद्र सरकार पर। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में आदेश दिया कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक क्या होगा कि भारत जो राष्ट्रपति है वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति एक समिति पर करेगा। किस समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये बात आई। अब आता है इसमें कि विधेयक के प्रमुख बिंदुओं क्या हैं। प्रमुख बिंदुओं से पढ़ने बाद विधेयक से जुड़ी चिंताएं पढ़ेंगे और आगे की राह पढ़ेंगे। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो विधेयक से जुड़ी हुई जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है कि इसकी नियुक्ति, सबसे मेन बात है कि नियुक्ति, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी? एक चयन समिति की सिफारिश पर। अब चयन समिति कौन होगा? उसमें चयन समिति में अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य में कौन होगा? विपक्ष का जो नेता होगा लोकसभा में। और ध्यान देना है, राज्यसभा नहीं, विपक्ष का नेता लोकसभा का होना चाहिए। ये टर्म याद रखिए, लोकसभा, क्योंकि क्या है यूपीएससी यही चीजें जो है कंफ्यूज करा देता है और स्टेटमेंट में दे देगा कि राज्यसभा के विपक्ष का नेता, या देगा दोनों सदनों के विपक्ष का नेता। तो दोनों सदनों का विपक्ष का नेता, ये टर्म गलत है।
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैगजीन मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो बेहद स्पेशल है, क्योंकि क्या है कि ऐसा यूट्यूब पे कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कि PYQs में देख के बता सकता हूँ कि इसमें आर्टिकल कहाँ से, किस आर्टिकल में किस पोर्शन से कहाँ से यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। तो इसमें ये बना देगा सदस्य में कि विपक्ष का, दोनों सदनों के विपक्ष का नेता, ऐसे अगर पूछ दिया तो दोनों सदनों गलत है, सिर्फ लोकसभा होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य के रूप में ये पीएम द्वारा नामित होगा, संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री। यानी अब क्या हुआ, एक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है ही, और प्रधानमंत्री ही नामित करेगा सदस्य, कौन, जो कैबिनेट मंत्री एक होगा वो, और लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये तीन जो लोग होंगे ये चयन समिति में होंगे। अब यदि मान लीजिए इसमें विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है तो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा उसको विपक्ष का नेता समझा जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी आप पढ़े होंगे मैं उम्मीद करता हूं, तो आप ये बताइए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता का दल की जो मान्यता होती है कितने प्रतिशत सीट या कितने प्रतिशत जो सीटें आने पर आपको मिलती हैं। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद खोजबीन समिति होगी। खोजबीन समिति क्या करेगी, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। खोजबीन समिति क्या करेगी, जो जिनके लिए क्या करेगी कि ये कैबिनेट सचिव करेंगे, इसमें 2 सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और जिनके पास चुनावी मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। तो इसको क्या, यह समिति क्या करेगी, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और अन इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। ठीक, अब चयन समिति क्या करेगी, खोजबीन समिति द्वारा शामिल किए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी ये विचार कर सकती है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की योग्यता भी बताई गई है। ये अब यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट देखिए, इसी एक्ट में योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है, किसकी, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की। यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है, और ऐसे व्यक्ति के पास अनिवार्य तौर पर चुनाव के प्रबंधन और चुनाव कराने का ज्ञान अनुभव होना चाहिए, तो ये इसके लिए योग्य होगा। ठीक है, पदावधि देखिए, कार्यकाल देखिए, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले होगा वो बने रहेंगे। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये सब आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, ये इसमें इस एक्ट में बताया गया है। और यूपीएससी अगले साल इसमें से क्वेश्चन जरूर देगा, 100% देगा, यूपीपीसीएस भी देगा। अब ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, कौन, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। और जब भी किसी इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसका कार्यकाल कुल मिलाकर के 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मतलब इलेक्शन कमीशन और प्लस चीफ इलेक्शन कमीशन दोनों को मिलाकर के 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी यूपीएससी प्रश्न बना देगा। वेतन भत्ते कितने होंगे, कैबिनेट सचिव के समान होगी। अब वेतन भत्ते कैबिनेट सचिव, सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होगी। अब उसे हटाना और त्यागपत्र क्या होगा, किस, देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2-3 चीजें और भी हैं कि संविधान जैसे कि आर्टिकल 324 है, उसके तहत क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाते हैं। यानी कि क्या है कि दोनों सदनों से एक ही सत्र में सीसी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके उसे पद से हटा देता है। ठीक, अब उसको कैसे पारित करना है, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, अब किसी इलेक्शन कमीशन को, जो ये किसके लिए, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के लिए बात नहीं है, यूपीएससी यहां भी फंसा देगा आपको, यूपीएससी यहां भी फंसाएगा कि आपको दे देगा चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे, इलेक्शन कमीशन को नहीं, कमिश्नर को नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है क्या कहा जाएगा कि उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रक्रिया के भांति ही हटाया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर को नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो किसी इलेक्शन कमिश्नर को केवल सीसी की सिफारिश के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाने के लिए व्यापक प्रावधान है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, उसके सिफारिश पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और सभी कार्य क्या किए जाएंगे, सर्वसम्मति से किए जाएंगे। किसी विषय पर विभेद मतलब मतभेद है तो बहुमत के आधार पर जो है इनके बीच में फैसला हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। अब इस बात में, इस विधेयक से बहुत सारी चिंताएं जुड़ी हैं। आपको यूपीएससी मेंस में ये आलोचनात्मक
जो मूल्यांकन है उसे करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। उसकी चुनौतियों को भी पूछ सकता है। तो ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है ये, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि मुख्य न्यायाधीश को क्या किया गया, चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से इसमें बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत जो है खतरनाक स्थिति है। ये भी है कि ये देखिएगा कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश को चयन की प्रक्रिया से बाहर किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से आदेश, अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में आदेश को पलटने का प्रयास करता है ये विधेयक। तो मे बी ये जो है इसका अभी ये न्यायालय में तो जरूर जाएगा, ये तो 100% है कि विपक्ष के पार्टी अभी जाएंगे, चूंकि क्या है यहाँ पे कि सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व तो इसमें है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सदस्य को नामित कर रहा है, वो भी किसको, कैबिनेट मंत्री को। तो जाहिर सी बात है लोकसभा के एक विपक्ष का नेता और 2-1 का बहुमत हो गया सत्ता के पास। और पात्रता मानदंड में क्या है कि खोजबीन या चयन समिति को अधिकार देता है कि खोजबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किए बिना किसी भी व्यक्ति को सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो जब ऐसा होगा तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की स्वतंत्रता, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाएगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की अवधारणा क्या है, ये इसको हानि पहुंचेगी। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आगे की राह क्या लिख सकते हैं आप। इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाना, संविधान के अनुच्छेद 324(5) में संशोधन करना चाहिए, ठीक। इसमें क्या है, इस संशोधन से 2 चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया के समान बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर के सभी सदस्य होंगे वो उसको समान संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा। बहुहितधारक दृष्टिकोण क्या है, इसमें क्या है कि समिति के दायरे का विस्तार करने, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए। जैसे क्या है कि इसके लिए समिति में प्रमुख न्यायविदों, मुख्य चीफ जस्टिस, स्वतंत्र विशेषज्ञों और नागरिक सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल करना चाहिए। वरिष्ठता का सिद्धांत को भी पालन जरूरी है। विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि चुनाव आयुक्त की जो पदोन्नति होगी वरिष्ठता के आधार पर होगी, ठीक। अब 3 सदस्यीय समिति में लिखित रूप से दर्ज कारणों के आधार पर किसी चुनाव को अयोग्य न पाया जाए। और व्यापक परामर्श, यानी कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों, हितधारकों से क्या करना चाहिए, व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता, तटस्थता है उसको मेंटेन किया जा सके, उसमें विश्वास, ट्रस्ट बिल्डअप हो, ठीक है। अब एक दूसरा आर्टिकल आता है चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या कि सब चुनावी सुधार से संबंधित मुद्दे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल को कंप्लीट कराना धीरे धीरे ही जरूरी है। इस हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने क्या किया कि चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उसमें सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या किया गया कि भारत में चुनावों के महत्व और लोकतांत्रिक शासन, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन है और जनप्रतिनिधित्व और सामाजिक प्रगति पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। चुनाव के महत्व, लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक प्रगति पर उनके प्रभाव पर क्या किया गया, ये इसका विश्लेषण किया गया। तो इसमें विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। इसमें क्या था कि सामान्य अथवा एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। उम्मीदवारी के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही तथा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये सब पहलुओं की जांच की गई है। कार्मिक लोक शिकायत विधि न्याय विभाग ने ये संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इसमें एकल मतदाता सूची है। अब 3 पहलू दिए गए हैं कि एकल मतदाता सूची हो, उम्मीदवारी के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता तथा जवाबदेही हो, और तीसरा क्या है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु हो। तो एकल मतदाता सूची पर हम लोग आते हैं। एकल मतदाता सूची के बाद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं दूसरा, और तीसरा जो है मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। ये हमारा मेन आर्टिकल है, ये जो रिपोर्ट कहती है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने एकल मतदाता सूची पर, कॉमन इलेक्टोरल रोल। सरकार क्या कर सकती है, अब इसमें दिया है कि सरकार मतदाता सूची को एकल बना करके, अभी 2 मतदाता सूची जारी होती हैं, एक चुनाव आयोग करता है, एक राज्य चुनाव आयोग करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अभी देखिए, सरकार मतदाता सूची को एकल बनाकर उसे व्यापक डेटाबेस में समेकित करके दोहराव की समस्या को दूर कर सकती है, ठीक है, अर्थात चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती है। ऐसी बात क्यों की गई है, अब आप देखिए क्या है कि वर्तमान में प्रभाव देखिए। वर्तमान में प्रावधान क्या है कि वर्तमान में 2 प्रावधान है, 2 प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जाती है भारत में। पहली है सामान्य मतदाता सूची, दूसरी है पृथक मतदाता सूची।
यानी जनरल इलेक्टोरल रोल और एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल। सामान्य जो मतदाता सूची है उसको कौन तैयार करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग तैयार करता है और उसे प्रबंधित करता है, ठीक। और पृथक मतदाता सूची कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये, ठीक है। तो जो अब क्या करता है कि अब एक इंपॉर्टेंट संवैधानिक प्रावधान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, भारत में संघ और राज्य स्तर पर होने वाले चुनाव जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं का क्या करता है? संचालन करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है वो देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 243 के 1 243 के 1 के तहत क्या करता है? स्थानीय निकायों यानी पंचायत नगर पालिका में निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन का प्रावधान करता है। तो उसको तैयार करने में कौन कौन सी बाधाएं आई हैं, जैसे कि कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है CER को तैयार करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, अभी देखिए। बाधाएं तो बहुत सारी हैं अब, लेकिन उसका समाधान यही एकमात्र है कि देखिए कि अस्थायी मतदाता सूची का अभाव है। पहली तो अभी क्या है कि विधानसभा संसदीय चुनाव के विपरीत क्या है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कि मतदाता सूची क्या है कि अस्थायी रिकॉर्ड नहीं है, यानी स्थानीय निकाय चुनाव की जो मतदाता सूची है वो एक अस्थायी रिकॉर्ड नहीं मानी जाती है, और इसे हर साल जब चुनाव आयोजित होगा तो उसके नए सिरे से तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो श्रम का दोहराव होता है, और जो श्रम का दोहराव होता है, जो खर्चे होते हैं, वित्त संबंधी जो समस्याएं होती है वो तो होती ही हैं। अभी क्या था कि चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन और समय, विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काफ़ी लंबे समय तक क्या कहता है? परिसीमन करते हैं, जो आमतौर पर 15 से 20 वर्षों बाद होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि स्थानीय निकाय चुनाव का परिसीमन जो है अक्सर चुनाव से पहले किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो है ये बाधाएं हैं। अब परिसीमन अक्सर होगा, अब उसके बाद क्या होगा कि हालांकि इसके बीच में दोनों बहुत गैप है। राज्य का स्तर पे जो चुनाव आयोग की जो चीज़ें हैं वो हर साल हर जो चुनाव होगा स्थानीय स्तर पर तो वहाँ परिसीमन करेगा, पर जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, संसदीय वाले, विधानसभा वाले, तो उसको क्या होता है काफ़ी जो है लंबे समय तक होता है। इससे अब समय समय परिसीमन करते हैं तो देश में निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? सुनिश्चित होता है। और संवैधानिक चुनौती भी है, यानी केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित जो कॉमन इलेक्टोरल रूल है उसको लागू करना क्या है कि आर्टिकल 325 के दायरे से बाहर है। ये करता है आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि यह अनुच्छेद क्या करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसको देखिए। ये कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है आर्टिकल 325 के दायरे से बाहर है, क्योंकि क्यों इसलिए बाहर है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची के प्रयोग को क्या करता है? ये अनिवार्य बनाता है। तो सिफारिशें की गई हैं कुछ रिपोर्ट की, ठीक है। तो उन सिफारिशों को देखिए कि क्या कहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव करने और एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए सभी कारकों पर एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। कॉमन इलेक्टोरल रोल को तैयार करने से पहले संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए, संघवाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, सही बात है ये। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विधायी प्रभाग को परिसीमन प्रक्रिया के प्रभावों की विशेष रूप से दुर्गम भूभाग में जांच करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग और विधायी विभाग द्वारा राज्यों को अपनी स्वयं की मतदाता सूची बनाते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतदाता सूची को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक विधिक प्रावधान और वैकल्पिक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सके कि आधार प्राप्त गैर नागरिक जो है कॉमन इलेक्टोरल रोल में क्या है शामिल ना हो पाए। यानी कि जो गैर नागरिक हैं, हालांकि उनके पास आधार कार्ड है, वो क्या है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल में शामिल ना हो पाए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इससे फर्जी जो है मतदाता की सूची क्या होगा कि वो तैयार हो जाएगी, और एकल जो नामांकन का सूची होगी तो जाहिर सी बात है दोनों जगह वोट भी दे सकते हैं, तीनों जगह, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा आर्टिकल आता है चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं, फॉल्स डिक्लेरेशन जो लोग करते हैं नॉमिनेशन जब इलेक्शन का भरते हैं, तो उसके लिए क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार क्या करे, चुनावी उम्मीदवारों को गलत घोषणाओं और शपथ पत्रों पर दाखिल करने के लिए कठोर कदम उठाए। इस समिति ने यह भी अपने रिपोर्ट में बात कही है। अब क्या है कि निर्वाचनों का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 क्या कहता है कि चुनाव में उम्मीदवारों के लिए उनकी संपत्ति, देनदारी, शिक्षा आदि के बारे में जानकारी के लिए एक शपथ फॉर्म संख्या 26 भरना अनिवार्य होता है। और झूठी जो जानकारी देना क्या है कानून का उल्लंघन है। और रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, ठीक है, ये क्या है 125 एक के तहत क्या है ये क्या है दंडनीय अपराध है,
ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 125 के तहत क्या है, एक दंडनीय अपराध है। अब समस्याएं क्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और ये प्रक्रियात्मक समस्याएं हैं कि झूठे शपथ पत्र क्या करते हैं, मतदाताओं को भ्रमित करके उनकी पसंद को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए क्या है, हानिकारक है। और रिपोर्ट में सिफारिश पर एक नज़र देखिए, सरकार को शपथ पत्रों के लिए सत्यापन शुरू करना चाहिए ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गलत डेटा के बारे में निर्वाचन आयोग को तुरंत क्या किया जाए, सूचित किया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में झूठी घोषणा पत्र जो और शपथ पत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। अभी किसी एक्ट के तहत, सब सेक्शन के तहत उसको परिभाषित किया गया है, यानी उसको स्पष्ट किया जाए। ठीक है, झूठी गलत शपथ पत्र दाखिल करने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 125(a) के तहत सजा को 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाए और अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना भी लगाया जाए। यह जुर्माना केवल विशेष मामलों में ही लगाया जाए, छोटी गलतियों पर इसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अयोग्यता संबंधी जो मामले हैं उनका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि, क्योंकि लंबी जो कानूनी जो मुकदमेबाजी होती है, कानूनी प्रावधानों के इच्छित उद्देश्य को क्या करती है, कमजोर कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत जो है जरूरी है। तो अब जैसे पूछते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वही वाली सिस्टम यहाँ पे भी लागू होती है कि जाहिर सी बात है, लंबी मुकदमेबाजी होगी तो उसका जो उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो क्या है, अब तीसरा आर्टिकल है कि स्टेबलिशिंग द पैरिटी बिटवीन द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंसेंटिंग इलेक्शन, यानी मतदान करने और चुनाव लड़ने की आयु के बीच क्या करना है, समानता स्थापित करना। तो क्या है कि विधायिका में युवा प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है कि युवाएं जो है मुद्दे जोर शोर से उठाते हैं और युवाओं की चिंता का समाधान करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संवाद के रूप में बदलाव लाकर सरकार अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर होने वाले विचारों को सही दिशा देते हैं। तो वर्तमान में क्या है कि चुनाव लड़ने की आयु क्या है, लोकसभा के लिए अनुच्छेद 84 और विधानसभा के लिए अनुच्छेद 173 के तहत क्या है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये किसके आर्टिकल के तहत है, लोकसभा के लिए अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख है और विधानसभा में 173 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो अब आते हैं राज्यसभा में अनुच्छेद 84 में और विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 173 में। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष है, यानी विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, सबको पता होगा। तो लोकसभा में अब देखिए मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है कि ये देखिए कि लोकसभा में केवल 2.2% क्या सांसदों की आयु 30 वर्ष से कम है, यानी जो युवा वर्ग है उसकी जो आबादी है वो बहुत कम है, 2.2% पूरे संसद में। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप मेंस में नोट कर सकते हैं, मेंस के अपने आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से चुनाव लड़ने के आयु 25 वर्ष के बीच में क्या है, समानता तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए क्या है कि भारत में जो युवा भागीदारी है राजनीतिक क्षेत्र में वो बिल्कुल कम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 18 वर्ष की युवाओं से इन उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं है, ऐसा बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिपोर्ट में क्या की गई, रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई कि विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को कम करने का सुझाव दिया गया। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा और व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उनको कौशल प्रदान करने के लिए और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकारों, राजनीतिक दलों और युवा संगठनों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो युवा संसद सरकार एक और भी चला रही है, ये जो पहल है ये भी बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में ये बात करता है, 3 आर्टिकल थे, तीनों आप इसमें आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। अब चीज़ें जो है यहाँ पे आती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 क्या है कि इस मंथ में इतने सारे संशोधन जो ये मानसून वाला सत्र था बीच में आएगा कि इसमें बहुत सारे सरकार ने संशोधन किए और इस इतने सारे संशोधन एक्ट होने के कारण ही जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक हम लोग का मात्र 10 पेज का होता था आज वो 30 से 40 पेज का हो गया। तो चलिए अच्छी ये बात है, पढ़ना जरूरी है, सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी चूँकि क्या है कि मेंस और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें क्या है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अनुमोदन कर दिया। अब ये विधेयक क्या है, अधिनियम बन गया, विधेयक से अब ये अधिनियम बन गया। ठीक है, तो GNCTD यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली अमेंडमेंट
एक्ट जो 2023 है, ये क्या करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। यह अध्यादेश क्या करता है, ये 2023 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्थापित कर देगा। कौन? GNCTD संशोधन अधिनियम। यह अध्यादेश क्या करेगा, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनको दिल्ली की सरकार की तुलना में अधिक अधिकार दे देगा। इस अध्यादेश को GNCTD बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी किया गया था। मतलब क्या है कि जो अब अभी आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडिया दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, इसको किस में जारी किया गया, भारत संघवाद GNCTD बनाम भारत संघवाद जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के विपरीत अपना फैसला दिया था। तो उसके खिलाफ जो है ये क्या कर दिया गया, ये सरकार ने संशोधन लाया और इसके बाद इसको पारित करा दिया, तो ये कानून बन गया। अब क्या है कि न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था उस वाले एक्ट में कि क्या दिल्ली में सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों पर नियंत्रण क्या दिल्ली सरकार का था, मतलब मुख्यमंत्री का होगा या फिर LG का होगा। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दिल्ली का जो मुख्य न्याय होता है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है और LG को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली सरकार के पास राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी कि और दिल्ली में लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस सेवाओं को क्या है कि केंद्र सरकार को विशेष अधिकार है। तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि LG के पास क्या है कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, ठीक, वह मंत्री परिषद की सहायता से और परामर्श पर कार्य करने के लिए क्या है, बाध्य है। इस शब्द को ध्यान दीजिए, बाध्य है, ठीक है। तो ये बात इसमें की गई थी। इसके बाद क्या है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली की शासन व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार जान लेते हैं इसमें ब्रीफ में। तो क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश UT के रूप में इसका वर्गीकरण है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को UT के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसका प्रावधान जो है संविधान के 239 आर्टिकल के तहत किया गया। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि UT का प्रशासन सीधे सीधे कौन करेगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की द्वारा किया जाएगा। तो S बालाकृष्णम समिति की सिफारिशों के बाद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को क्या कर दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी NCTD के रूप में नामित किया गया। अब इसी संशोधन के साथ क्या किया जाए, संविधान में अनुच्छेद 239A जोड़ दिया गया और दिल्ली को विधानसभा और मंत्री परिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और LG को दिल्ली के इसमें प्रशासक के रूप में इसमें नामित कर दिया गया। अब यह दिल्ली सरकार की क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल की सहायता से और परामर्श से कार्य करता है। तो दिल्ली विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा के पास क्या है, पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि को छोड़ करके जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या करना है, उसको कानून बनाने की शक्ति है। साथ ही दिल्ली सरकार को समान विषयों पर कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं, कार्यकारी शक्तियां। अब क्या है कि संसद क्या कर सकती है कि दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, मतलब उसको ओवर रूल भी कर सकती है। तो GNCTD अधिनियम जो है, ठीक है, जो GNCTD अधिनियम है यानी इसका फुल फॉर्म तो मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट, ठीक है, ये क्या बोलता है, इसके तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है इसी अधिनियम के तहत। इसके तहत क्या है कि विधानसभा की शक्तियों, LG की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य सरकार के कामकाज के बारे में LG को जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है उसको निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली के शासन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो ये हैं कि अब इसके बारे में पूछिए मत, चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं चुनौतियों को। चुनौतियां क्या हैं कि एक सेकेंड, अस्पष्ट स्थिति है। आर्टिकल 239 में क्या है कि आर्टिकल 239 के साथ साथ आर्टिकल 1 को पढ़ने पर यह प्राप्त होता है कि UT क्या है, पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे, ठीक है। और हालांकि दिल्ली की विशेष स्थिति क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा करती है, ठीक, जो दिल्ली की विशेष स्थिति है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की यहाँ पर उपस्थिति है, राष्ट्रपति है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग संवैधानिक पदाधिकारी हैं, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं, क्या है, दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और इसी कारण क्या है कि इसके लिए जो उच्चतम जो मानक है उसको बनाए रखने की आवश्यकता भी होती है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी है। अब दिल्ली में कोई निर्णय लेगा संपूर्ण देश को प्रभावित करेगा, देश की छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है और निर्णय लेने में देरी से क्या होता है कि अक्षमताएं और शासन में अनिश्चितताएं भी पैदा होती हैं, कामकाज के लिए तकलीफ होती है, लाल फीताशाही को बढ़ोतरी मिलता है, बढ़ावा मिलता है।
तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। अब क्या है कि इसी अधिनियम में जो GNCTDA जो एक्ट है, इसमें क्या किया गया कि मुख्य मुख्य प्रावधान किए गए हैं। अब मुख्य प्रावधान क्या है उसको देखते हैं, फिर इससे समस्याएं क्या हैं वो देखेंगे, और आगे की राह देख करके ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो मुख्य प्रावधान ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCS से इस अधिनियम में इसका गठन का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर LG के सिफारिशों को करना है, ठीक है। और NCCS की कार्यप्रणाली क्या होगी कि इसके अध्यक्ष के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री, सदस्य के रूप में दिल्ली का प्रधान गृह सचिव और दिल्ली सरकार का प्रमुख सचिव होगा, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि दोनों की नियुक्ति, प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो जाहिर सी बात है उसका वेटेज बढ़ गया। अब प्राधिकरण के जो सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये इसकी संरचना दिया गया। NCCS की संरचना क्या है? अध्यक्ष कौन होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। सदस्य सचिव कौन होगा? दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव यानी प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। और एक सदस्य कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार का। दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करे, ये केंद्र सरकार करेगी। तो वेटेज क्या हो गया? 2:1 हो गया। ये बहुमत तो हो ही जाएगा यहाँ पे। LG की शक्तियाँ क्या है कि ऐसे मामले जिसमें क्या है कि LG पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है, ठीक। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु LG को सौंपा गया है, ठीक। ऐसे मामले में LG अपने विवेक से कार्य करेगा। और ऐसे मामले जिसमें LG को कानून बनाने अपने विवेक से कार्य करना है, और ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पे अपना LG अपने विवेक से कार्य करेगा। LG को प्रमुखता किस प्रकार दी गई है कि LG यह कानून LG के विवेकाधिकार का विस्तार करता है, NCCS की सिफारिशों को स्वीकार करता है और इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और इस LG और NCCS के बीच में मतभेद होगी तो उसमें LG का निर्णय क्या होगा? वो अंतिम होगा। तो जाहिर सी बात है LG की जो है प्रमुखता वहाँ पे दी गई है। अब मंत्रियों द्वारा कुछ मामलों का निपटान है कि कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी होने से पहले सरकार क्या है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के माध्यम से उन मामलों को LG के राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इससे क्या होगा कि निम्नलिखित संबंधित मामले होंगे: दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध के बीच में, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन। और ऐसे मामले पर LG को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। अब सचिव के कर्तव्य क्या होंगे कि संबंधित विभागों के सचिवों को ऐसे मामलों जो दिल्ली सरकार के विवाद का कारण बन सकते हैं LG, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संज्ञान में लाने होंगे। मतलब सब कुछ एक तरह से घुमा फिरा करके केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में ले लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि LG को सब कुछ सौंप दिया है। अब इस अधिनियम में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही। अब ये विवाद भी इसमें काफ़ी हुआ था, बहुत सारा। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसको ओवररूल भी किया गया था। तो इसमें केंद्र सरकार की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। यह कानून केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के हस्तांतरण और पदस्थापन पर नियंत्रण देता है, ठीक। ये जो बात है वो दिल्ली सरकार पर नाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया उसके विपरीत है। इसमें क्या है कि NCSS की जो बैठक मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बिना भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि कोरम और गणपूर्ति की मात्र संख्या 2 ही रखी गई है। तो 2 लोग तो खुद ही केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वही नियुक्त करेगा केंद्र सरकार। तो 2 लोग गणपूर्ति वही कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री के बिना भी NCCS की जो बैठक है वो बुला दी जाएगी। अब जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला में क्या होगा कि NCSS के अधिकारियों को स्थानांतरण और पदस्थापन पर अधिकार प्रदान करने से जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला खंडित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला पर टिकी है। सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब तो सही बात है। और मंत्री क्या है कि विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, विधायिका की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति होती है। यह कानून क्या करता है कि इस श्रृंखला का, पहली श्रृंखला का ही खंडन करता है। इससे संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, मूलभूत ढांचा का उल्लंघन तो होता ही है, सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन ये भी होता है। इसमें क्या है कि जो विभागीय सचिव हैं बिना मंत्री से सलाह किए विशिष्ट मामलों को सीधे LG और मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संज्ञान में लाएंगे। मंत्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। LG के विवेकाधिकार में वृद्धि हो जाएगी। आर्टिकल 239A के अनुसार LG को जिन मामलों में विवेकाधिकार है उसको छोड़ करके वो अन्य मामलों में मंत्रिमंडल और सहायता के परामर्श से कार्य करेगा। अब ये क्या करता है, ये प्रावधान LG की विवेकाधीन और अन्य प्रभावी शक्तियों का विस्तार करते हैं। अब विवादास्पद मामलों में जो स्पष्टता नहीं होता है उसको भी LG के संज्ञान में ले सकता है। इससे क्या है कि इसके कारण क्या है कि जो GNCTD और केंद्र सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है, और इस मामले में जो है इसको विवादास्पद मामलों को परिभाषित नहीं करने से बहुत सारी चुनौतियां जो हैं ये मौजूद हैं। तो आगे की राह करना क्या चाहिए कि दिल्ली की जो प्रशासन प्रणाली लंबे समय तक परिवर्तनशील रही है, इसलिए उसको ध्यान करना क्या चाहिए कि अलग अलग मॉडल लेना चाहिए। अलग अलग देशों में राजधानी शहरों के प्रशासन के लिए अलग अलग मॉडल है। दिल्ली के लिए एक मॉडल अपनाया जा सकता है,
जैसे क्या है कि फेडरल जिले के रूप में राजधानी, जैसे अबुजा, ब्राजीलिया, कैनबरा, वाशिंगटन डीसी, इन शहरों में क्या है कि संघीय नियंत्रण का अलग स्तर देखते हैं। शहर राज्य के रूप में राजधानी है, जैसे बर्लिन है, ब्रुसेल्स है, बुनस आयर्स है। यहाँ सिटी गवर्नमेंट राज्य के अधीन भी कार्य करता है। राज्य में एक शहर के रूप में राजधानी बर्न और ओटावा में है। यहाँ क्या कहती है, राजधानी सरकार, राज्य सरकार के अधीन एक नगर पालिका होती है। और चौथा एक है पूर्ण राज्य के रूप में राजधानी, जैसे मैक्सिको सिटी है। अब निर्णयों का विकेंद्रीकरण यहाँ बहुत जरूरी है। निर्णयों का विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक जो है जवाबदेही नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी। निर्वाचित नगर पालिका परिषदों और क्षेत्रीय सरकार के बीच 2 स्तरीय महानगरीय प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में किया गया। ठीक, कार्यक्षेत्र का सीमांकन बहुत जरूरी है। अब केंद्र सरकार के कार्यालयों, उसके अनुषंगिक कार्यालयों को केंद्रीय सरकार प्रशासन के अधीन लाया सकता है, जबकि शेष जो है वह दिल्ली के राज्य सरकार के अधीन लिया सकता है। परिवर्तनकारी शक्तियाँ क्या है कि कार्यपालिकाओं को सिविल अनुपालन के लिए परिवर्तनकारी शक्तियाँ दी जा सकती हैं। इसका उपयोग है सामूहिक पुलिस अधिकारियों के मामलों के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस जो है आपराधिक मामलों का निपटान कर सकती है, हालांकि ये होगा नहीं। तो ये सारे कुछ उपाय दिए गए हैं, यहाँ ये चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। इसमें आप कुछ 1-3 चीज़ें केस स्टडी के रूप में अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न आएगा तो अपने उत्तर में ये यूज हो सकता है। तो आज का आर्टिकल हमने कंप्लीट कर दिया, 5वां आर्टिकल भी। कल से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये थोड़ा लेंदी है, तो इसमें थोड़ा सा आप 1-2 बार और देखेंगे वीडियोस को तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा अपने से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। और मुख्यतः जो है हम लोग मैगजीन को जल्दी से 10-15 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियोस कैसे लगे आप जरूर अपने फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।